Hello, good morning. How are you? How are you? I'm fine, and you are. I hope you will be also fine. Now today is 15th. So this is the last topic, working of transistor. एक बार हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था. लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या था, लॉजिक गेट्स थे. लॉजिक गेट्स में कौन कौन क्या क्या था, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट और नॉर गेट. नाउ आज का जो की पॉइंट है वो बेसिकली ट्रांजिस्टर पर बेस है, और इससे पहले मैंने ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जब वो डिफ्यूज़ होता है, ये मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ. आज मैं ट्रांजिस्टर की वर्किंग बताऊँगा. इससे पहले भी मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर एक्ट कैसे करता है. ठीक है, तो उसके बाद का जो ये क्लास है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ. ओके, सो लेट अस स्टार्ट करते हैं. बेसिक ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स. आज हम बेसिक ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज़, इन अ ट्रांजिस्टर ओनली 3 टर्मिनल्स आर अवेलेबल. हमें मालूम है कौन कौन से टर्मिनल्स है वो, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. Now, in this circuit, the input-output connection have to be such that one of these emitter, base and collector. यानी जो इनपुट-आउटपुट कनेक्शन है किसका, ट्रांजिस्टर का, वो इस तरीके से होना चाहिए कि एमिटर, बेस और कलेक्टर, इन तीनों में से इनपुट का भी एक कॉमन होना चाहिए और आउटपुट का भी एक कॉमन होना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लूँ एमिटर, बेस है ना, एंड बेस एंड कलेक्टर, तो यहाँ पर बेस कॉमन हो गया फॉर इनपुट एंड आउटपुट. तो इन दिस सर्किट द इनपुट आउटपुट कनेक्शन, अगर इनपुट कनेक्शन में लूँगा तो एमिटर बेस आएगा जंक्शन, और आउटपुट में लूँगा तो क्या आ जाएगा, बेस एंड कलेक्टर. तो इनपुट एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस, तो बेस वहाँ कॉमन आ जाएगा. ठीक है, सो ये कहने का एक रीज़न है कि कोई भी ट्रांजिस्टर में एक जो रीज़न ऐसा होता है जो हमें कॉमन लेना पड़ता है. ओके, सो इन दिस सर्किट द इनपुट आउटपुट कनेक्शन हैव टू बी सच दैट वन ऑफ दीज एमिटर, बेस, कलेक्टर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिस्टर can be connected in either of the following configuration. अब ट्रांजिस्टर को किन कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ. कॉमन एमिटर यानी CE कॉन्फ़िगरेशन में, यानी एमिटर को कॉमन मान के हम कनेक्ट कर सकते हैं, कॉमन बेस मान के हम कनेक्ट कर सकते हैं, और कॉमन कलेक्टर मान के कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, बट द ट्रांजिस्टर इज मोर वाइडली यूज्ड इन common emitter configuration and shall restrict out discussion to only this configuration. तो हम आपके कोर्स में यही है कॉमन एमिटर कनेक्शन, तो इसी की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे. सिंस मोर कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर आर NPN SI ट्रांजिस्टर, और वो ट्रांजिस्टर कैसा होना चाहिए, NPN SI ट्रांजिस्टर होना चाहिए. ओके, तो आई थिंक ये पूरा पेज समझ में आ गया होगा. हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स. कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हेन ट्रांजिस्टर इज़ यूज्ड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. जब हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं एज अ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, द इनपुट इज़ बिटवीन द बेस एंड एमिटर. क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि शुरुआत का टर्मिनल कौन सा, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. तो इनपुट टर्मिनल कहाँ आ जाएगा, बेस और एमिटर, या बेस एमिटर बेस, या बेस एमिटर, एंड द आउटपुट इज़ बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर. क्योंकि यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, एमिटर कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमने कॉमन एमिटर लिया है. इस वजह से हमें इनपुट कहाँ मिलेगा, बेस एमिटर, और आउटपुट कहाँ मिलेगा, कलेक्टर एमिटर. क्योंकि इनपुट की साइड में क्या लगा हुआ है, एमिटर लगा हुआ है, और कलेक्टर की साइड में क्या, और कलेक्टर की साइड में तो खुद ही आउटपुट है कलेक्टर. इस वजह से हमें दोनों साइड में बेस एमिटर एंड collector emitter, these are the common emitter configuration. Okay, now the value of variation of base current यानी IB
विद एमिटर बेस वोल्टेज यानी VBE इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी द रिलेशन बिटवीन IB एंड VBE यानी बेस करंट और एमिटर बेस वोल्टेज इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। हम पढ़ते हैं इसको धीरे धीरे, आते हैं नीचे। सिमिलरली द वेरिएशंस ऑफ द कलेक्टर करंट यानी IC विद द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, यानी जो रिलेशन बिटवीन IC एंड VC इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, नाउ you will be seen that output characteristic will be controlled by input characteristics। आप यहाँ देखेंगे कि जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? ट्रांजिस्टर की। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कलेक्टर करंट चेंज विद अ बेस करंट। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे कलेक्टर करंट चेंज होगा बेस करंट के साथ, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल करेंगी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, ये एक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर आपने NPN ट्रांजिस्टर दे रखा है जो कि कॉमन एमिटर है। देखिए एमिटर कहाँ से जुड़ा हुआ है, एमिटर का सेक्शन देखिए नीचे है एमिटर, ये किससे जुड़ा हुआ है? बेस से। और फिर ये एमिटर किससे जुड़ा हुआ है? कलेक्टर से। तो ऐसे ये कॉमन एमिटर हो गया, इसी वजह से उसको बोलते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखिए अब इनपुट में क्या हो गया? बेस एमिटर। तो बेस एमिटर देखिए NPN, P किसके साइड कनेक्टेड? पॉजिटिव के, और N नेगेटिव के, तो ये हो गया फॉरवर्ड बाइस। और हमारा जो कलेक्टर एमिटर होना चाहिए वो किस में कनेक्टेड है? रिवर्स बाइस में। देखिए यहाँ पर N ये आ गया, N ये P किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से, और N पॉजिटिव से, तो ये हो गया रिवर्स बाइस। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करता है, यानी इनपुट रीजन क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बाइस, एंड आउटपुट रीजन होना चाहिए रिवर्स बाइस। नाउ द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPN ट्रांजिस्टर कैन बी स्टडीड बाय द फिगर। ये जो फिगर है आपने अभी देखा, जो मैंने दिखाया, वो ही इसके फिगर के ज़रिए हम स्टडी कर सकते हैं। टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, अगर हमें कॉमन एमिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्फ़िगरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फाइंड करनी है, अ कर्व इज़ प्लॉटेड बिटवीन द बेस करंट एंड द बेस एमिटर वोल्टेज। ये तो हो गया हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, यानी कर्व किस किसके बीच में ड्रॉ हो रहा है? IB एंड VBE, यानी बेस करंट और एमिटर बेस वोल्टेज, तो वो हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार देख लेते हैं ये VBE और VCE है क्या। ये देखिए, ये मैंने ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है, ये एमिटर नीचे, कलेक्टर ऊपर, और ये बेस कॉमन। ठीक है, तो IB और IE के बीच में क्या डेवलप हो रहा है? VBE, एंड IC और IE के बीच में हो रहा है VCE। तो ये हो गया इनपुट वोल्टेज एंड ये हो गया आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज क्या हो गया? VBE, और आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया? VCE। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा नाउ अब देखिए, नाउ कीपिंग VCE यानी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इज कैप्ट फिक्स्ड किसके? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, जहाँ पर हम किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं? IB और VBE, कीपिंग VCE कांस्टेंट। ओके, स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ IB and VBE. In input characteristics, relation between IB and VBE, the transistor is forward bias, or we can say in active region. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम पढ़ते हैं तो ट्रांजिस्टर होना चाहिए फॉरवर्ड बाइस में और एक्टिव रीजन में। हमें मालूम है कि जब PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस में होता है तो वो करंट कंस्टिट्यूट करता है, और वी कैन से दैट इज एक्टिव और ऑन। नाउ सेकेंड पॉइंट इसी स्लाइड का, सो दैट VCE कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इज लार्ज इनफ। अब वहाँ पर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इतना लार्ज इनफ हो जाता टू मेक द बेस कलेक्टर जंक्शन इन रिवर्स बाइस। अब वो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इतना लार्ज हो जाता है कि बेस कलेक्टर जंक्शन होता है उसको रिवर्स कर देता है। यानी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बेस कलेक्टर को उसने हम पहले ही रिवर्स कर चुके हैं, और इस वोल्टेज की वजह से और रिवर्स हो जाता है। सिंस VCE यानी एमिटर कलेक्टर वोल्टेज इज इक्वल्स टू बेस कलेक्टर प्लस एमिटर बेस फॉर PNP, यानी कलेक्टर में सारा करंट आ रहा है, तो करंट आ रहा है तो सारा ड्रॉप कहाँ आएगा? एमिटर आउटपुट साइड में आएगा। तो आउटपुट साइड में क्या आने की वजह से कलेक्टर बेस
का जो वोल्टेज और एमिटर बेस का वोल्टेज वो सम हो जाएगा किसके, कलेक्टर एमिटर के, ठीक है, फॉर NPN SI। और उसका जो ऑर्डर होता है VBE यानी एमिटर बेस का जो ऑर्डर होता है 0.6 से लेके 0.7 वोल्टेज तक होता है। सिंस कलेक्टर एमिटर इज सफिशिएंटली लार्जर देन 0.7 वोल्ट। अब हमें मालूम है कि जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है वो 0.7 से भी लार्ज होता है। नाउ तो उससे क्या होगा, उससे होगा सिंस ट्रांजिस्टर ऑपरेटेड एज एन एम्पलीफायर ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ VCE, हमें मालूम है कि ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज VCE यानी वोल्टेज की डिफरेंट रेंजेस में, किसकी, VCE। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है। द रिवर्स वाइज अक्रॉस द बेस कलेक्टर जंक्शन इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उस दौरान बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस में रहता है। इससे क्या होगा, देयरफॉर द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में बी फॉर VCE समवेयर इज इन द रेंज ऑफ 3 वोल्टेज टू 20 वोल्टेज। सो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वोल्टेज VCE के लिए, तो उसकी जो रेंज होती है 3 वोल्टेज टू 20 वोल्टेज। सिंस इंक्रीज इन VCE अपीयर्स इन एज इंक्रीज इन VCB, जैसे जैसे VCE अपीयर्स to be increased, then collector base is also increase and it affects on IB। जब VCE इंक्रीज होगा VCB भी इंक्रीज होगा, यानी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इंक्रीज होने की वजह से कलेक्टर बेस करंट भी, वो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, जो कि किसको इफेक्ट करेगा, IB को, है ना। नाउ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ वेरियस वैल्यू ऑफ VCE विल ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कर्व। जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी वैल्यू, VCE के लिए, विल ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कर्व, हैंस इट इज़ इनफ टू डिटरमाइन ओनली वन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप देख सकते हैं ये कर्व है IB और VBE के बीच में। IB म्यू एम्पियर में है और VBE वोल्टेज में है। अब देखिए 0.7 के बाद VCE की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो 0.8 से उसने लीनियरली ग्रो करना शुरू किया, बट आफ्टर सम टाइम 40 वोल्टेज के बाद वो कांस्टेंट हो गया, यानी IB क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। सो दैट इज़ वाई वी से दैट कि अगर हम VCE और VBE का वोल्टेज बढ़ा दें तो आफ्टर सम टाइम IB की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या नेग्लिजिबल रहेगी, या वैल्यू बढ़ेगी नहीं, ठीक है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ अब आ जाते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑब्टेन ऑब्जर्विंग द वेरिएशन ऑफ IC एंड VCE। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का जो रिलेशन है किसके बीच में है, कलेक्टर करंट और VCE। VCE मीन्स कॉमन एमिटर वोल्टेज, ठीक है, इज वैलिड कैप्ट। अब वहाँ पर IB को कांस्टेंट करें देंगे, ठीक है। IB को कांस्टेंट करने से क्या होगा, इट इज़ ऑब्वियस दैट इफ़ VB इज़ इंक्रीज्ड, अगर हम VBE को इंक्रीज करते हैं स्मॉल अमाउंट में, बोथ होल करेंट्स फ्रॉम द एमिटर रीजन एंड इलेक्ट्रॉन करंट फ्रॉम द बेस रीजन विल इंक्रीज। आप देख सकते हैं ये डायग्राम में कि यहाँ पर N से होल इधर जा रहे हैं और P से इधर जा रहे हैं, तो जब ये मूव करेंगे टूवर्ड्स अगेंस्ट हिमसेल्फ के इलेक्ट्रॉन N रीजन में जाना और होल्स P रीजन में जाना, तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट इंक्रीज होगा, है ना। दिस ऑल्सो इंक्रीज as consequences both IB यानी बेस करंट एंड कलेक्टर करंट विल इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन और होल के मूव करने की वजह से बेस करंट और कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, प्रोपोर्शनलिटी, है ना, प्रोपोर्शनली, यानी जैसे जैसे बेस करंट इंक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा। तो इसकी वजह से दिस शोज दैट IB अगर बेस इंक्रीज होता है तो IC भी इंक्रीज होता है। तो प्लॉट ऑफ IC एंड VCE फॉर डिफरेंट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ IB गिव्स वन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे VCE इंक्रीज हुआ, कुछ टाइम तक तो इंक्रीज हुआ, फिर वो IB को उसने कांस्टेंट कर दिया, बेस करंट को उसने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। और ये किस किस के बीच में है, ऊपर वर्टिकली IC है और नीचे VCE है, ठीक है। तो VCE इंक्रीज होगा कुछ हद तक, जैसे 1 पे 2 पे आया, फिर क्या हुआ, सैचुरेशन कर्व बन गया। इसके बाद जो IB की वैल्यू कांस्टेंट रही, फिर वो बढ़ा थोड़ा आगे, 2 के बाद 4 पे आया, 4 उसके बाद वो सैचुरेशन कर्व पे आ गया, ऐसे ही फर्दर ये बढ़ता गया। यानी
डिफरेंट वैल्यू ऑफ आई बी गिव्स अ डिफरेंट कर्व, ठीक है। तो ये था कर्व आई सी और वी सी ई। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वी सी ई की है और जो वर्टिकल लाइन है वो आई सी की, कलेक्टर करंट की, ठीक है। द लीनियर सेगमेंट ऑफ बोथ द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी यूज टू कैलकुलेट सम इंपॉर्टेंट ए सी पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांजिस्टर एज शोन। अब लीनियरिटी का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो जो लीनियर रीजन है वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं कुछ पैरामीटर्स निकालने के लिए, किसके, ट्रांजिस्टर के। और वो क्या पैरामीटर्स हैं हम आगे देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड में पहला पैरामीटर है तो इनपुट रेजिस्टेंस आर आई जैसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा वी बी, यानी चेंज इन डेल्टा का मतलब क्या हुआ, चेंज इन एमिटर बेस वोल्टेज टू रिजल्टिंग चेंज ऑफ बेस करंट, यानी डेल्टा बी, है ना, यानी बेस करंट एट कांस्टेंट एमिटर कलेक्टर वोल्टेज, ठीक है। तो इसको अलग से बोलते हैं दिस डायनेमिक एसी रेजिस्टेंस कैन बी सीन फ्रॉम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो कहाँ दिखता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, इनपुट साइड में। आपने देखा होगा रेजिस्टेंस लगा था इनपुट साइड में, तो वो क्या लेता है, एसी लेता है। तो आर आई इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बी अपॉन डेल्टा आई बी एट वी सी ई इज कॉन्स्टेंट। यहाँ पर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज क्या है, कॉन्स्टेंट है। नाउ आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट, दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन एमिटर वोल्टेज यानी डेल्टा वी सी टू द चेंज इन कलेक्टर करंट यानी डेल्टा आई सी एट कॉन्स्टेंट बेस करंट आई बी। जब आई बी को कॉन्स्टेंट कर देंगे तो आर नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा आई सी एट आई बी, कॉन्स्टेंट आई बी। ओके, नाउ current amplification factor beta, this is defined as the ratio of the change in collector current to the change in base current at constant collector emitter voltage। यानी हम कह सकते हैं कि ये किसका रेशियो है, चेंज इन कलेक्टर करंट यानी डेल्टा आई सी का और चेंज इन बेस करंट यानी डेल्टा आई बी का एट अ कांस्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज यानी वी सी ई का when the transistor in active region, जब ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में हो। तो इसको हम बोल सकते हैं जब एक्टिव हो तो AC बोल सकते हैं उसे, तो बीटा AC इज इक्वल्स टू, अब AC क्यों, क्योंकि चेंज हो रहा है यहाँ पे, किसका चेंज हो रहा है, डेल्टा IC का और डेल्टा IB का। तो जहाँ पर चेंज हो रहा है वो तो AC ही होगा डेफिनेटली। तो बीटा AC इज इक्वल्स टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB वेयर IC इज इक्वल्स टू कलेक्टर करंट एंड IB इज इक्वल्स टू बेस करंट एट कॉन्स्टेंट VCE। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्मॉल सिग्नल करंट गेन। इसको हम दूसरी भी तरीके से क्या बोलते हैं, स्मॉल सिग्नल करंट गेन है, एंड इट्स वैल्यू इज़ वेरी लार्ज, इसकी वैल्यू बहुत लार्ज होती है। नाउ इफ वी सिंपली फाइंड द रेशियो ऑफ आई सी एंड आई बी, इट कॉल्ड एज डी सी बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर। अगर हम सिंपली उसको आई सी अपॉन आई बी के रेशियो में देखें तो सिंपली इसे बीटा डी सी बोलते हैं, और वो क्या होता है, आई सी अपॉन आई बी। देयर इज अ नो चेंज इन आई सी एंड आई बी, यहाँ कोई डेल्टा नहीं लगा। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन कॉल मी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सीइंग दिस वीडियो।